यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन जो है 24 तारीख जो है रीट 24 तारीख को जो सुबह के शिफ्ट में साइकोलॉजी का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जो आंसर की पूरी जो सोच समझ के बनाई गई है, लगभग 100% ऑथेंटिक आंसर किसी मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन यहाँ हो सकते हैं। और जिस प्रकार मैंने शुरुआत में बताया था कि जो है प्रीवियस क्वेश्चंस और एनसीईआरटी आरबीसी इन बुकों में से प्रश्न आते हैं, वो सीधे सीधे उन बुकों में से प्रश्न आए हैं। और मैंने अपने वीडियो और चैनल पर जो टेस्ट सीरीज और जो 11 साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज जो शुरू की थी, उन्हीं वीडियो जो हैं वीडियो में से बहुत सारे सवाल में से सीधे सीधे आए हैं। ठीक है, मैं आपको जगह जगह बताऊंगा कहाँ से आए हैं प्रूफ के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ेंगे आज की वीडियो में सिर्फ। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब विकास का नियम कौन सा नहीं है, सीधा से ये मान सकते हैं अपन। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, बिल्कुल ये तो है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग विकास होता है। विकास जो है वो पूर्व अनुमान है, ये भी नियम है कि विकास जो है वो उसकी अपन पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा विकास होगा। ठीक है ना। तो ये जो है ना पहला ऑप्शन है, विकास की जो प्रत्येक अवस्था में समान होता है, ये गलत है। प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होता है। बाल्य अवस्था के अंदर जो है बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। किशोर और शैशव में शारीरिक विकास ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हैं समान नहीं रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। सीधा सैद्धांतिक क्वेश्चन है। लॉरेंस कोलबर्ग जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। व्यवसाय चयन, व्यवसाय बिजनेस का अपन चयन कर रहे हैं, इसका मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब है कि लोग उसको कैसे चयन करेंगे, किस प्रकार अपन उसे पता लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक क्षमता के अनुसार। मतलब जिस व्यक्ति की जो अभिक क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, वो जो अभिक क्षमता का मतलब होता है किसी प्रशिक्षण ऐसा लेना जो कि व्यवसाय से संबंधित, व्यवसाय के प्रति अपने माइंड में जो सोच होती है उसको बोलते हैं अपने अभिक क्षमता। ठीक है, तो अभिक क्षमता जैसे बंदे की जैसी होगी वो वैसा व्यवसाय चूज करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल विकास में वातावरण की भूमिका डैश डैश के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबंधित होती है। यानी बाल विकास के अंदर मान लो अपन 4 ऑप्शन में से बताओ कौन से ऑप्शन में अपने को लग रहा है भाई इस बाल विकास जो है इसका अच्छा है या बुरा, जो भी है इसका अकॉर्डिंग कारण वातावरण है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना, स्वभावगत जो परिवर्तन या स्वभाव है तो इसका मतलब वातावरण थोड़ी है, तो वंशानुगत है, क्योंकि स्वभाव से ही अच्छा है बुरा, जिसका मतलब उसके वंशानुगत प्रभाव है उसमें। प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, प्राथमिक प्रतिक्रिया का तरीका होगा वो ध्यान रखना हमेशा वंशानुक्रम पर आधारित होता है, एनसीईआरटी बुक में 12th में दिया हुआ है। ठीक है ना। व्यक्तित्व को प्रकृति और आदत निर्माण, तो ये दोनों जो है इसमें से ऑप्शन हो सकते हैं कंफ्यूजन वाले हैं। आदत निर्माण भी इसका राइट आंसर बन रहा है और व्यक्तित्व को प्रकृति भी। लेकिन आदत निर्माण जो है कुछ हद तक हालांकि आदतें अर्जित होती है 100%, लेकिन फिर भी जो है वो वातावरण का अकॉर्डिंग कारण कुछ चीज़ें उसकी जन्मजात भी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो व्यक्तित्व की प्रकृति जो है वो हमेशा 100% वातावरण पे होगी। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर इसका जाएगा अपने बी, व्यक्तित्व की प्रकृति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया। ठीक है, तो रेमंड कैटरल और ऑलपॉट इन दोनों ने शील गुण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट जो मैग्रे हैं इनका हालांकि शील गुणों का सिद्धांत नहीं है, लेकिन इनका सिद्धांत जो है नहीं एक ही प्रारूप से है। ठीक है ना। ट्रेट वाला शील गुण वाला सिद्धांत जो है ये है, इनका प्रारूप वाला नहीं है। लेकिन हेंस आइजैक जो है इनका सिद्धांत जो हेंस आइजैक है, ठीक है, हिपोक्रेटस है, इनके सिद्धांत प्रारूप सिद्धांत है। और इन सब तीनों के सिद्धांत जो है वो ट्रेट सिद्धांत है। ये एनसीईआरटी में स्पष्ट दिया हुआ है किस किस सिद्धांत, और मैंने अपने वीडियो में भी कराया था। ठीक है ना। एनसीईआरटी जो उसकी साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज प्ले लिस्ट आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर कराया हुआ है कौन कौन से साइकोलॉजी के सिद्धांत जो प्रारूप सिद्धांत है और कौन कौन से शील गुण या ट्रेट सिद्धांत है। तो ध्यान रखना ये तीनों शील गुण सिद्धांत है, और ये हेंस आइजैक और हिपोक्रेटस वगैरह ये जो है ना ये इनके शेल्डन वगैरह क्रैशमर ये इनके सबके सिद्धांत प्रारूप सिद्धांत है। ठीक है, तो राइट आंसर सी है, हेंस आइजैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। ठीक है ना। नैदानिक निदान के लिए कौन सा परीक्षण वैध है, राइट आंसर हो जाएगा MMPI A। 12th एनसीईआरटी बुक है, उसके चौथे या तीसरे पार्ट में स्पष्ट दिया हुआ है। हालांकि फ्रेंड्स वहाँ इसका मैंने को वीडियो जो है अपने वीडियो में नहीं बताया, मैंने सोचा ये जो है आउट ऑफ सिलेबस से नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी MMPI से रिलेटेड था इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया। चौथे पार्ट में सीधा दिया हुआ है कि जो MMPI है ये काफ़ी रोगों के निदान के लिए भी यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहली स्ट्रेटेजी मैंने बताया था, मैंने कहा इंग्लिश प्रत्येक वर्ड के साथ में पढ़ना, इंग्लिश को क्वेश्चन समझ नहीं आया हिंदी वाला इंग्लिश पे ध्यान रखना, इंग्लिश वाला इजीली समझ भी आ जाएगा और उससे जो है अपने को मार्क्स भी सही मिलेंगे क्योंकि इंग्लिश का उत्तर सही माना जाता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं द्विकारक सिद्धांत जो है ये स्पीड मैंने दिया, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, पदानुक्रमिक का सिद्धांत भी जो है लेवल और भी उन्होंने, ठीक है ना, इनका नहीं है। अब है द्विआयामी सिद्धांत, ठीक है, तो त्रिआयामी सिद्धांत जो है इसको तो गिलफोर्ड ने दिया फ्रेंड्स, ठीक है, 3 आयाम बताए थे इसने, तो ये सिद्धांत विषय वस्तु कंटेंट वो वाला, तो 3 त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया, बट इसका इंग्लिश में देखेंगे तो इसको यहाँ लिखा है ट्री आर्क थ्योरी, ट्री आर्क के त्रिचापी सिद्धांत तो स्टर्नबर्ग ने दिया, तो हिंदी इंग्लिश लिखने में मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर मिस्टेक के अकॉर्डिंग आपको कुछ नंबर मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिले तो भी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। सैम का सैम लेवल 1 2021 में क्वेश्चन आया, सैम रिपीट हुआ है ना, ये इतने क्वेश्चन देखो रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं या उनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो बुद्धि का कौन सा परीक्षण है, एक बात ध्यान रखना, लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर कई बार काफी है, साइकोलॉजी में मैंने ऐसा अनुभव किया है कि लगभग 10 क्वेश्चन जो है सेम टाइप करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मूल्यांकन से लेवल 1 में क्वेश्चन आया तो उसी टाइप का थोड़ा सा अलग चेंज करके लेवल 2 में भी देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे काफी क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर भाटिया बैटरी परीक्षण निष्पत्ति परीक्षण हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा जो गुण है वो व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति नहीं है। सामान्य संभाविता, विचलनशीलता, अधिगम समानता और शील गुणों का अंतर संबंध। तो ध्यान रखना विचलनशीलता भी है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में विचलन अलग प्रकार होंगे, ठीक है ना। सामान्य संभाविता भी होगी, शील गुण के अंतर संबंध भी होंगे, लेकिन अधिगम में समानता नहीं होगी, ठीक है ना। व्यक्तिगत विभिन्न होंगे तो अधिगम समान रूप से नहीं करेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है, मतलब प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सी चीज हमें नहीं करनी चाहिए, प्रासंगिक अच्छा नहीं है। पाठ्यक्रम की समृद्धि, ठीक है ना, पाठ्यक्रम को जो है उसको बढ़ाना, तो ये भी सही बात है। श्रेणी उन्नति इनके लिए, ठीक है ना, ग्रेड एक्युलेशन करना ये भी राइट बात है। विशेष कक्षाएं भी लगा सकते हैं और ठीक है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण नहीं करेंगे, सीधा आंसर है इसका। तो भाई उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए किया जाता है, उनके लिए किया जाता है जिनको निदान करने पर ये पाए जाते हैं कमजोर है, मंदबुद्धि पिछड़े हैं। अब निदान कर लिया आपने या मान लो मूल्यांकन किया और अपने को लग रहा है भाई प्रतिभाशाली बालक है, तो उसका अपना उपचार अध्ययन क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रतिभा संबंधी से संबंधित नहीं, राइट आंसर बी। 11th नंबर का क्वेश्चन है कौन सी विकृति अधिगम असमता का एक प्रकार है। अधिगम असमता बहुत बार ये एग्जाम में, कई एग्जाम्स में आया हुआ है और मैंने 2-3 बार अपने टेस्ट सीरीज में कराया है, ठीक है फ्रेंड्स। अधिगम असमता डिस्लेक्सिया से हर बार क्वेश्चन आता है, एक बार रट लो, हर बार क्वेश्चन आता है किसी न किसी रूप में। तो ये सारी जो है जैविक कहीं से कहीं रिलेटेड है, लेकिन ये डिस्लेक्सिया 100% जो है अधिगम असमता, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। कुसंयोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। ऐसा कौन सा तत्व जिसमें निर्णय लिया जाता है, देखो टेंशन तनाव उसमें आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो होता है, ठीक है ना। कुंठा क्या होती है, अपन किसी बार बार जो किसी चीज़ से असफल हो जाते हैं तो कुंठा पैदा हो जाती है। चिंता क्या है, कोई ऐसी चीज़ है जो अपने को बाद में जो है उस पर पछतावा होता है, बार बार उसमें अपन जो रिग्रेट करते हैं, रिगार्डेशन करते हैं, उसमें चिंता होती है। द्वंद्व क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, दोनों में से एक लेनी होती है और अपन टेंशन होते हैं कौन सा ले कौन सा ले, वो हमेशा ध्यान रखना, द्वंद्व होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। सृजनात्मक बालकों के इन्होंने जो 3 गुण बताए कि उनमें लचीलापन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ भाषा जोड़ दी, एक चिंतन में लचीलापन, एक ही बात है, लचीलापन चिंतन में होगा। कोई ऐसा है नहीं 2 सृजनात्मक बालक हैं तो एक शरीर में लचीलापन है, एक कठोर है शरीर से, ऐसा थोड़ी होगा, बात चिंतन की होगी, ठीक है। तो लचीलापन है चिंतन में, मौलिकता भी होगी, ठीक है ना, और बहुविध उत्तर का मतलब उनके अंदर जो है विस्तृतता, ठीक है, व्यापकता भी होगी, तो ये गुण भी है उनके अंदर, लेकिन चिंतन में समानुभूति नहीं होगी। समानुभूति जो है ये नेगेटिव पॉइंट है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन जो है शायद ये इससे रिलेटेड है, सेम का सेम क्वेश्चन जो है वो लेवल 1 2021 में आया हुआ, 2 क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, देखो फ्रेंड्स, ठीक है ना। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है और उसमें पूछ लिया था डाउन सिलेक्शन जो है लेवल 1 में पूछा था 2021 में, डाउन सिलेक्शन का जो है उसमें कौन सा प्रकार है। ट्राइसोमी 20, 21, 22 और एक कुछ और ऑप्शन दिया था, पार्किंस वगैरह शायद ऐसा कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन वहाँ से उठाए वापस उल्टा करके पूछ लिया, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है डाउन सिलेक्शन किया जाता है। अब इसने जिसने पुराने पेपर मिलाए हैं उसको तो फायदा हो गया है, इसलिए कहता हूँ जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सारे ओल्ड क्वेश्चन लीजिए, उनको बार बार मिलाइए और उसके साथ में ऑथेंटिक बुक से पढ़िए,
ठीक है ना। मैंने बहुत सारे वीडियोज मेरे चैनल उत्कर्ष विद एमपी सिंह जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर जाकर देखिए, बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बने हुए हैं, वीडियो बने हुए हैं, और बहुत सारे जो आरबीएस एनसीईआरटी सारे वीडियो यहीं से बने हुए हैं। तो आप बड़े जो हैं देखने की जगह है, छोटे छोटे वीडियो ऐसे देख लीजिए जो आपको बहुत फायदेमंद होंगे। आगे भी रिट मेंस की तैयारी करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे जो मैं ऑथेंटिक बुक से वीडियो बनाऊंगा और प्रीवियस ईयर से। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और शास्त्रीय का नियम। तो ध्यान रखना है, ये तीन तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीन तो जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है और शास्त्रीय नियम है, ठीक है, वो प्रतिक्रिया नियम है, ये सारे जो है गौण नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन उस हिसाब से देखें तो फिर राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय का नियम। और ये ध्यान रखना, शास्त्रीय शब्द जो है पावलोव ने भी यूज लिया तो उस हिसाब से भी ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने ये शास्त्रीय का नियम, ये इसका हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? कक्षा के अंदर प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है ना। स्वास्थ्य ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, जैविक है। परिपक्वता ये जैविक है। विषय वस्तु की अर्थपूर्णता ये शिक्षण से संबंधित है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक है, लेकिन इतना मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन व्यक्ति की अभिप्रेरणात्मक और सामयिक स्थिति ये 100% मनोवैज्ञानिक तरीका, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आपको पता ही अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर, मैक्स कोहलर, वर्डीमर और कोपका के द्वारा किया गया। 18वां क्वेश्चन है, अधिगम के समस्या समाधान उपगम का अंतिम चरण कौन सा है? ठीक है ना। तो समस्या समाधान का जो है वो सबसे पहला चरण का पहला जो उसका स्टेप है वो है आंकड़ों को एकत्रित करना, और लास्ट है निष्पादन का सत्यापन या रिजल्ट का सत्यापन करना। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है हमारा, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आरबीएससी 11th बुक की साइकोलॉजी जो ना, साइकोलॉजी की जो मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसी टेस्ट सीरीज के अंदर 5वें 6ठे इन वीडियोज में सीधा मैंने दिया, और मैंने 100% का मैंने कहा ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो रक्षा युक्तियां हैं जैसे रैशनलाइजेशन है, प्रक्षेपण है, ये युक्तियां सिगमंड फ्राइड ने दी। किसने दी? सिगमंड फ्राइड ने। राइट आंसर हो जाएगा बी, 100% मेरे वीडियो में कराया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? अनिवार्य अभिप्रेरणा कौन सी है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या पुरस्कार? तो ध्यान रखना, चिंता ये सब जो है आंतरिक है, पुरस्कार जो है बाह्य अभिप्रेरणा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो ध्यान रखना, बोध स्तर शिक्षण का प्रकार है। स्मृति स्तर है जिसको हर्बर्ट ने दिया। बोध स्तर है इसको मॉरिसन ने दिया। चिंतन स्तर है इसको हंट ने दिया। किसने दिया? हंट ने दिया। लेकिन प्रदर्शन स्तर ऐसा कोई स्तर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि दी गई है? डब्ल्यू एलन के द्वारा बहुत बार आपने पढ़ा, लेसन प्लान बनाते समय एसटीसी बीएड में लेसन प्लान बनाए थे, उस समय भी आपने ये पढ़ा है कि सूक्ष्म शिक्षण को डब्ल्यू एलन ने दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमेंट करके बताइए दल शिक्षण को किसने दिया, इसके बारे में किसने बताइए। 23वां क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणात्मक चक्कर के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं? एनसीईआरटी जो है उसमें अभिप्रेरणा जो मैंने उस सिद्धांत का छोटा सा वीडियो बनाया था 5-6 मिनट का, उसमें सीधे बताया था मैंने, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है और इसके जो है क्रम भी घुमा के दे सकता है। राइट आंसर भी हो जाएगा आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, ये इसके 3 घटक हैं। ये भी क्वेश्चन करवाया था अपने वीडियो में फ्रेंड्स। 24वां क्वेश्चन है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। भाई क्रियात्मक अनुसंधान अपन क्यों करते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य होता है किसी न किसी खुद क्रियात्मक अनुसंधान को देने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिक स्टीफन एम कोरे जो हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था क्रियात्मक जो है किसी समस्या का तत्काल समाधान करने की युक्ति है। ठीक है ना, एक तरह की युक्ति है, एक गतिविधि है, तत्काल जो अपने उस जो है वो गतिविधि के द्वारा, युक्ति के द्वारा तत्काल इसका समाधान करेंगे। ठीक है ना, तो क्रियात्मक अनुसंधान का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है किसी भी जो है वो समस्या उसको तुरंत ही सॉल्व करना। तो आपने यदि इंग्लिश में उनके जो टर्म देखे तो एक्टिविटी आएगा, उन्होंने खुद ने कहा कि यह एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा अपन जो है तत्काल समस्या का समाधान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रियाविधि। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है हमारा, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है ना,
तो उपलब्धि परीक्षण के लिए देखो ये तो जो है विश्वनिष्ठा, वैधता, वस्तुनिष्ठा, ये तीनों जो हैं इसके लिए जो सत्य हैं, क्योंकि ये इनके कसौटियाँ हैं, लेकिन मूल्यांकन इसकी कसौटी नहीं है, मूल्यांकन अलग ही कॉन्सेप्ट है। और सीधे भी अपन समझ सकते हैं ये तीनों एक चीज़ रिलेटेड है, मूल्यांकन अलग है, इस हिसाब से भी अपन अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया था? बिल्कुल छोटा सा लट्टू क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा, आंसर 2005। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 27वां क्वेश्चन है हमारा, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कि किस प्रकार का जो आकलन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना, सतत या व्यापक आकलन होता है, उपचारात्मक जो है और उसके साथ नैदानिक है और अपने उपलब्धि है। तो उपलब्धि परीक्षण या टेस्ट ये भी एक तरह का आकलन होता है, नैदानिक भी जो ध्यान रखना ये भी निदान करने वाला भी होता है, लेकिन उपचारात्मक ये कोई आकलन नहीं है, ध्यान रखना, उपचारात्मक शिक्षण है, ठीक है ना। उपचार अपन का आकलन करने के बाद करते हैं, इसमें कुछ आकलन नहीं किया जाता है, उपचारात्मक के अंदर शिक्षण किया जाता है, पढ़ाया जाता है वापस से, ठीक है ना। तो उपचारात्मक ध्यान रखना ये कोई आकलन नहीं है, ये एक शिक्षण है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? इनको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और इनको जो है यदि आपने इंग्लिश के कंसेप्ट इनके याद इजीली कर लोगे, स्कीमा इनके उन्होंने बताया था, एसिमुलेशन यानी आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ये भी बताया था, अकोमेंडेशन यानी जो है नए ज्ञान में पूर्व ज्ञान को जोड़कर सिखाना ये भी बताया था, लेकिन अधिग्रहण एक्विजेशन ये कोई शब्द नहीं बताया था, ये तो है अधिग्रहण अर्जन करना, ये भाषा अर्जन के बारे में चॉम्स्की ने विचार दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिग्रहण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, कहा जाता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है मेरे खुद को, लेकिन फिर भी जब इसमें मैंने इसको सर्च किया नेट पे, काफ़ी पता लगाया, जहाँ पर मुझे आंसर मिला है इसका ऑप्शन डी, ऑटोसोम्स, ठीक है ना। जीन्स दो साथ रहते हैं उस प्रकार को ऑटोसोम्स कहते हैं। अब इसका राइट आंसर बोर्ड क्या मानेगा वही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था इनमें से कौन सी नहीं है? बहुत अच्छी से शिक्षण सिगमंड फ्राइड का साइकोसेक्सुअल मैंने अपने जो चैनल पर सिद्धांत कर रखा है, जिन्होंने 5 अवस्थाएं दी थी, ठीक है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनेटिव स्टेज, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें से देखिए फेलिक स्टेज भी है, एनल भी है, लेटेंसी भी है, ठीक है। एक होती है ओरल और एक जेनेटिव, 5 अवस्थाएं होगी। इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ऐसी कोई अवस्था नहीं है, ये जो है इसके अंदर उसने अवस्था का एक बाद में प्रकार बताया था, या क्या कहा था कि डिपस और इलेक्ट्रा नाम की दो ग्रंथियाँ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स ये पूरा पेपर जो मैंने अपने हिसाब से कोशिश की अच्छी तरीके से बताने की, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, एंड तक जरूर देखें, और नेक्स्ट वीडियो देखते रहे। रीट मेंस का जो है सिलेबस आते हैं उसके जो टॉपिक वाइज जो अपने चैनल पे तैयारी में शुरू करा दूंगा, जो कि RBS और NCERT नोट्स से ऊपर से होगी, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।